नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। आज हम बात करेंगे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की। पीएफआई सबसे पहले 2006 में उस समय सुर्खियों में आया जब दिल्ली के रामलीला मैदान में इसके नेशनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस कॉन्फ्रेंस में देश भर के आए हजारों की संख्या में मुस्लिम युवाओं ने हिस्सा लिया। वर्तमान समय में पीएफआई करीब 23 राज्यों तक अपनी पकड़ बना चुका है। यह संगठन खुद को न्याय, स्वतंत्रता और सुरक्षा का पैरोकार बताता है और मुस्लिमों के अलावा देश भर के दलितों, आदिवासियों और जो इन लोगों पे अत्याचार होते हैं उन अत्याचारों के लिए समय समय पर मोर्चा खड़ा करता है। लेकिन यह संगठन का केवल एक मुखौटा भर है। इसका असल मकसद गजवाए हिंद है, इस्लाम के विस्तार और भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने के एजेंडे पर यह काम करता है और इसके लिए इसे विश्व भर से वित्तीय सहायता मिल रही है। सरकार पीएफआई को मिल रहे विदेशी फंड की जांच कर रही है। संगठन पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले भी दर्ज है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अल्ट न्यूज के को फाउंडर जुबैर, जो फिलहाल दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है, उससे हो रही पूछताछ में भी इस बात का खुलासा हुआ है कि कैसे बना यह संगठन और पीएफआई केरल से संचालित होने वाला एक कट्टर इस्लामिक संगठन कैसे बन गया। दरअसल यह जो संगठन से है वो सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट का साझा मुखौटा है। और पीएफआई का जन्म 1993 में बने नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट और 1977 में बने सिमी से मिलकर हुई, यानी दोनों को मिला करके इसका निर्माण किया गया। और इस संगठन की जड़ें 1992 यानी राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवादित ढांचा के ढहने से जुड़ा हुआ है। 1992 में जैसे ही राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवादित ढांचा ढहाया गया, उसके बाद से केरल कट्टरपंथी संगठनों का पनाहगार बन गया। यही 1993 में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट के नाम से एक संगठन बना जो इस्लामिक कट्टरपंथी घटनाओं को अंजाम देता रहा है। जैसे ही 2006 में सिमी पर बैन लगा, उसे ही सिमी के जिहादियों और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ने मिलकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के नाम से एक नया आतंकी संगठन बना डाला। सबसे पहले यह संगठन 2006 में सुर्खियों में आया और इसने दिल्ली के रामलीला मैदान में नेशनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। पीएफआई का हेड ऑफिस दिल्ली के शाहीन बाग में है। केरल में पीएफआई की मजबूत स्थिति है, हालांकि इसकी जड़ें पूरे देश में फैली हुई है। अब माना जा रहा है कि देश के 23 राज्यों में पीएफआई की पैठ है। राष्ट्रीय महिला मोर्चा और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया संगठन के पास विभिन्न विंग हैं। पीएफआई ने राजनीतिक गलियारों में अपनी पैठ बनाने के लिए केरल और कर्नाटक में राजनीतिक आकाओं को भी चुन रखा है, जो समय समय पर पीएफआई की लॉबिंग करते हैं। हालांकि यह संगठन खुद को भारत के मुसलमानों का खुदा बताता है और जो एक मिश्रा आयोग है, राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग के लिए इन्होंने इसका गठन किया गया था कि उसकी रिपोर्ट के मुताबिक इस जो कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में जो कहा गया है कि मुस्लिम आरक्षण के लिए अभियान चलाने की बात यह आयोग करता है, लेकिन यह किसी से छिपा नहीं है कि पीएफआई वास्तव में है क्या। अब ये जो पीएफआई है उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग जो है लगातार उठ रही है और संगठन को बैन किए जाने की मांग जो है 1912 में पहली बार उठी थी। 1912 में केरल सरकार ने दावा किया कि पीएफआई प्रतिबंधित संगठन सिमी का ही दूसरा रूप है और पीएफआई द्वारा आयोजित फ्रीडम परेड पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद मामला केरल हाईकोर्ट पहुंचा और तब भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उम्मन चौड़ी सरकार ने केरल हाईकोर्ट में जवाब दिया कि पीएफआई किसी से अलग हुए सिमी से ही अलग हुए संगठन के सदस्यों का एक संगठन है जो कुछ मुद्दों पर सरकार का विरोध करता है। उच्च न्यायालय ने सरकार के रुख को खारिज कर दिया, लेकिन राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखा। बात विवादों की चल रही है तो बता दें कि केरल पुलिस ने पीएफआई कार्यकर्ताओं के पास से बम, हथियार, सीडी और तमाम ऐसे दस्तावेज बरामद किए थे जिसमें पीएफआई अलकायदा और तालिबान का समर्थन करती नजर आ रही थी। पीएफआई कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लफ्ज़-ए-जिहाद से लेकर दंगा भड़काने, शांति को प्रभावित करने, लूटपाट करने और हत्या में इसके कार्यकर्ताओं का नाम आ चुका है। माना जाता है कि संगठन एक आतंकवादी संगठन है जिसके तार कई अलग अलग आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं। हत्याओं समेत अनेक संगीन मामले या संगीन आरोप जो है साल 2010 में पीएफआई पर लगे। आरोप यह भी लगा कि इसके सदस्यों ने एक मलयाली प्रोफेसर टीएस जोसेफ का दाहिना हाथ काट डाला था, क्योंकि प्रोफेसर ने पैगंबर पर सवाल उठाए थे।
2012 में केरल की सरकार ने हाई कोर्ट में एक एफिडेविट दी। इसमें आरोप लगाया था कि पीएफआई के सदस्यों का सीपीआईएम और आरएसएस से जुड़े 27 राजनीतिक हत्याओं में हाथ था। सरकार ने कहा कि ज्यादातर हत्याएं सांप्रदायिक रंग देकर की गई थी। इसके अलावा भी इनकी 86 ऐसी हत्याएं का रिकॉर्ड है जो योजनाबद्ध तरीके से की गई थी। ये एफिडेविट जो है कुन्नूर के एक एबीवीपी से जुड़े छात्र सचिन गोपालन की हत्या के बाद दी गई थी। 2012 में इस ग्रुप का नाम असम के कोकराझार में आया। कहा जाता है कि पीएफआई के सदस्यों ने जानबूझकर इलाके में अफवाह फैलाकर दंगा फैलाया। 2013 में पीएफआई पर उत्तरी कुन्नूर में एक ट्रेनिंग कैंप चलाने का आरोप लगा। कुन्नूर पुलिस ने कहा कि कैंप से उसे तलवार, बम और आदमी की तरह दिखने वाले लकड़ी के पुतले, देसी पिस्तौल और कई आईईडी ब्लास्ट में काम आने वाली चीजें मिली थी। कैंप के कुछ बैनर पोस्टर भी मिले थे कैंप से, और जो आतंकवादी गतिविधि में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करने वाले स्लोगन लिखे हुए थे, जिनमें 2016 में कर्नाटक में एक स्थानीय आरएसएस नेता रुद्रेश की 2 मोटरसाइकिल सवार लोगों ने हत्या कर दी थी। बेंगलुरु के शिवाजी नगर में हुए इस हत्या में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। ये चारों पीएफआई से जुड़े हुए थे। दंगों, लव जिहादों की साजिश में लगे आरोपों और 2017 में केरल की पुलिस ने एनआईए को लव जिहाद के 94 मामले सौंपे थे और बताया जाता है कि लव जिहाद के इन मामलों के पीछे पीएफआई के 4 सदस्यों का हाथ था। एनआईए को शक था कि 94 शादियों में से 23 पीएफआई ने अपनी निगरानी में करवाए थे। मई 2019 में भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पीएफआई के कई ऑफिसों पर एक साथ छापे मारे थे। खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों को शक था कि इसके सदस्यों ने 21 अप्रैल को ईस्टर के मौके पर श्रीलंका में हुए बम ब्लास्ट के मास्टरमाइंड का ब्रेन वॉश किया था। श्रीलंका के इस बम धमाके में 250 लोगों की मौत हो गई थी। 14 दिसंबर 2020 को हाथरस में हुए गैंगरेप और हत्या का मामला तूल पकड़ा था। इसमें भी पीएफआई का नाम सामने आया था। घटना की आड़ में दंगा भड़काने की साजिश के आरोप में यूपी पुलिस ने 5 अक्टूबर 2020 को पीएफआई के 4 सदस्य आलम, अतिकुर रहमान, मसूद अहमद और सिद्दीकी कप्पन को गिरफ्तार किया था। दरअसल हाथरस कांड के बाद एक जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम नाम की वेबसाइट बनाई गई थी, जिसमें पीड़िता को न्याय दिलाने को लेकर भड़काऊ बातें लिखी जा रही थी। इसके जरिए रुपये इकट्ठे किए जा रहे थे। एसटीएफ ने संदेह जाहिर किया था कि पीएफआई भीम आर्मी की मदद कर रहा है इस वेबसाइट के जरिए। 6 दिसंबर 2020 को बिहार के कटिहार में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर बाबरी विध्वंस की बरसी पर एक पोस्टर भी लगवाया गया था। इन पोस्टरों पर लिखा था कि एक दिन बाबरी का उदय होगा। 6 दिसंबर 1992, कहीं हम भूल ना जाएं। हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में ऐसे पोस्टर लिखे हुए थे और इसमें दिल्ली का एक एड्रेस भी लिखा हुआ था। 6 दिसंबर 2020 को ही पीएफआई ने केरल में कटगल के सेंट जॉर्ज स्कूल में बच्चों को आई एम बाबरी लिखे बैज बांटे थे। बच्चों को इन्हें लगाने के लिए मजबूर किया गया और पठान मथिट्टा पुलिस ने बैज बांटने वालों के खिलाफ केस भी दर्ज किया था। दिसंबर 2020 को देश में नागरिक संशोधन कानून बनाने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन हुए थे, तब भी पीएफआई का नाम सामने आया था। 19 दिसंबर 2020 यूपी के 22 जिलों में एक साथ प्रदर्शन और हिंसा हुई। लखनऊ में एक ऑटो चालक समेत 20 लोगों की मौत हो गई इस हिंसा में। तब पुलिस ने पीएफआई के 22 मेंबर्स को गिरफ्तार किया था। तब के यूपी डीजीपी ओपी सिंह ने बताया कि पुलिस को मिले दस्तावेजों से पता चलता है कि पूरी हिंसा में पीएफआई का ही हाथ है। पीएफआई के यूपी अध्यक्ष वसीम अहमद, कोषाध्यक्ष नदीम मंडल और अध्यक्ष अशरफ को गिरफ्तार किया गया था। एसएसपी कलानिधि नैधानी का दावा था कि लखनऊ में हिंसा का मास्टरमाइंड पीएफआई है। यूपी के कई शहरों में पीएफआई ने भड़काऊ पोस्टर लगाए। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीएए और एनआरसी कानून पास होने के बाद से वेस्ट यूपी के 73 बैंक खातों में 120 करोड़ रुपए आए थे। ये रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी गई। ये फंडिंग पीएफआई और उसके जुड़े संगठनों के बैंक खातों से आए थे। एजेंसी को संदेह था कि इसी फंड से यूपी में हिंसा के साजिश करने वालों की मदद की गई है। 6 मई 2022 को लखनऊ में ईडी की विशेष अदालत में पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। इसके बाद ईडी ने 23 बैंक खातों और उसके सहयोगी संगठन रेहान इंडिया फाउंडेशन के 10 बैंक खातों को जब्त कर लिया था। इन खातों में कुल 68,62,000 रुपए थे। ज्ञानव्यापी और मथुरा मस्जिद केस के बाद केरला में मीटिंग हुई। जब ज्ञानव्यापी परिसर में सर्वे का काम शुरू हुआ, तब पीएफआई ने इसके खिलाफ केरल के पुथुथावी गांव में मीटिंग बुलाई। इससे
देश के मुस्लिमों में, इसमें पूरे देश भर के मुस्लिमों ने मस्जिद के खिलाफ चल रही कार्रवाई का खुलकर विरोध करने की अपील की गई। बता दें कि साल 2022 में केरल सरकार ने एक मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट से कहा था कि पीएफआई की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक है। अब ताजा मामला में पीएफआई के सदस्यों ने पोस्टर विवाद, यानी पीएफआई अब मां काली के विवाद में भी, मां काली के जो पोस्टर विवाद है उसमें भी वो कूद गई है और कनाडाई फिल्म मेकर मीना मणिमेकई के विवादित पोस्टर को समर्थन देने वाली टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के समर्थन में पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी ने ट्वीट कर एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो न सिर्फ राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल रहता है बल्कि हिंदू देवी देवताओं के अपमान करने का कोई भी मौका भी वो हाथ से नहीं जाने देता। देश को इस्लामिक स्टेट बनाने और गजवाए हिंद के एजेंडे पर काम करने वाला पीएफआई, आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे और ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी विवाद अभी पूरे देश में चल रहा है, जिस भी तरीके की हिंसा होती है, जो राष्ट्र विरोधी होती है, जो धर्मों के नाम पर लोगों को उकसाने की बात होती है, नुपुर का जो मामला है, चाहे अभी जो ताज़ा मामला काली मां के पोस्टर का, इन सभी मामलों में लगातार पीएफआई का हाथ रहा है और पीएफआई इन घटनाओं का सहारा लेकर इन घटनाओं के पीछे लोगों को भड़का करके दंगे जैसी स्थिति पैदा करना चाहता है और पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब करना चाहता है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े, श्रवण कुमार है हमारे साथ, वीरा केसरी है और राजेश पवित्रन हिंदू महासभा के हैं जो कि मैंगलोर से हमारे साथ जुड़ेंगे और हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो पीएफआई आखिर काम किस तरह से करती है, पीएफआई का के पीछे लोग कौन से हैं। हालांकि हमने अभी जो हमने बताया कि पीएफआई जो संगठन है उसके तार करीब 23 राज्यों में जुड़े हुए हैं और ये इसका मुख्य जो काम है वो है इस्लामिक स्टेट की स्थापना करना, गजवाए हिंद की स्थापना करना। और हालांकि खुले तौर पे, सामने में, जाहिर तौर पे पीएफआई ये कहता है कि वो मुस्लिम छात्रों को शरिया के मुताबिक जो है वो शिक्षित करता है, ट्रेन करता है ताकि वो अच्छा मुसलमान बन सके और शरिया कानून का पालन कर सके। यह भी बड़ा आपत्तिजनक है, लेकिन जाहिर तौर पे पीएफआई यही कहता है, लेकिन अंदर से जो बात है, उनका जो एजेंडा है वो है गजवाए हिंद का और भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का के एजेंडे पर ये खुल करके काम करता है। राजेश पवित्रन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, आवाज़ आ रही है, आपका स्वागत है और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने इस मुद्दे पर बहुत ही लंबे समय से काम किया है, पूरा रिसर्च है आपका पीएफआई पे कि किस तरीके से ये काम करता है। मैं दो चार चीज़ें मैं चाहता हूं कि आप बताएं हमारे दर्शकों को कि पीएफआई जब भी कहीं विवाद होता है इस तरीके का, पीएफआई का नाम सामने आता है, पीएफआई पर प्रतिबंध अगर लगा भी दिया जाए तो मुझे लगता है कि यह इसका अस्थायी समाधान नहीं होगा, क्योंकि इसका जो नेटवर्क है, इसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं और इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो इस तरीके का बना हुआ है कि नाम केवल बदल जाएगा, संगठन का काम जो है उसी तरीके से चलता रहेगा। तो पीएफआई जैसे संगठनों के मंसूबों को रोकने के लिए, मंसूबों पर रोक लगाने के लिए क्या किया जा सकता है और आपने जो स्टडी की है, आपने जो काम किया है, उसके निष्कर्ष क्या है, मैं चाहता हूं कि ये भी आप हमारे साथ साझा करें ताकि हमारे दर्शकों को भी ये पता चल सके। जी पवित्रन जी। पवित्रन जी, from 14 years. जी। From 14 years, I'm in हिंदू महासभा कर्नाटका और मैं प्रस्तुत अभी कर्नाटक प्रदेश का अध्यक्ष हूँ हिंदू महासभा का। जी। हम लगातार from the day the PFI has come to force, that is 2006, तब से हमारा मांग है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और एसडीपीआई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक पॉलिटिकल विंग है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। So we have been stressing about the terrorist activities and the issues which, in fact, the SDPI, since they have come to the parliament, I mean, it is been associated with the Popular Front of India, and these two different groups. In fact, it is the Jews of the same fruit. Initially, it was Simi, which was banned by Congress, and the same Jews later on it started as जी राजेश जी, ये जो आप कह रहे हैं ये चीज़ तो हम बता चुके हैं कि ये पहले सिमी था और सिमी का ही नाम बदल करके पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया किया गया है, और लेकिन नाम जरूर बदल गया है लेकिन काम इसका वही है।
जो आतंकी गतिविधि में ये पहले शामिल थे सिमी के रूप में, वो पीएफआई के रूप में भी वही काम कर रहे हैं। रोक कैसे लगाई जाए? Popular Front of India and SDPI is the same face. It's a two different faces of the same coin, because now the Popular Front of India has gained the power because of SDPI, and the main point which we have to notice, and you spoke about the funds, आपने जो फंड उसका अकाउंट में आया उसके बारे में आपने बात किया, तो हम ये सोच रहे हैं फंड के लिए उसके उतना बल किधर से आ रहा है? The research and the study, me being a political party, the head of the political party in Karnataka, the Popular Front of India and SDPI is familiar within the Muslims, and it is a trump card of Bharatiya Janata Party, because the way it has come up, it is a clear sign that the Bharatiya Janata Party, which is ruling in the center and in the state in Karnataka, they want to stop Congress. See, I am not the spokesperson of the Congress or leader of Bharatiya Janata Party, but I am the state president for Hindu Mahasabha, and me being a Hindu political party, in fact, we are also in the race of this power politics, because we believe that if at all you want to make this a Hindu state, then we need to be in power. Bharatiya Janata Party being in power, before they could come to the power, they said that they will ban Popular Front of India and SDPI. But now we do not know what is stopping them. They are in power in center and in state. However, वो उसके लिए कुछ रोकने की कोई कोशिश भी नहीं कर रहे, क्योंकि ये इसका ब्रेड का मामला है. मेरा हिंदी उतना are not that good in Hindi. However, I'm just trying to cope up with the way you speak. But what I say is, this is the aid of Bharatiya Janata Party. We call it as aid because they want to stop Congress from coming to power. राजेश जी, आपने पूरा रिसर्च किया है इस पीएफआई के काम पे, और पीएफआई किस तरीके से काम कर रही है, आपने पूरा रिसर्च किया है, तो क्या रिसर्च में आपने उपाय का भी जिक्र किया है? What is the solution to stop this PFI activities in India? The very simple thing is they have to ban the political wing of Popular Front of India. That is SDPI. It is a political wing of Popular Front of India. Yeah. They have to ban this, both of them. And I am asking the central government and the state government, what is stopping them? Because in Karnataka, and especially in Dakshina Kannada, there is a district called Dakshina Kannada, and they call it as the laboratory of Hindutva. And here, what they're doing is Bharatiya Janata Party and SDPI, they're sharing the power locally. So what is the message they are going to give? So it is a clear indication that Bharatiya Janata Party is keeping this Popular Front of SDPI alive, so that the Muslim votes which goes to Congress party, they can stop that, they can divert the vote, and they consolidate. नहीं, लेकिन पवित्रन जी, उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है. बहुत सारे सिमी के कार्यकर्ता जो कि अब जो है इधर पीएफआई के कार्यकर्ता हो चुके हैं, जो नेता हैं, बड़े बड़े लेवल पे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है. केरला में भी गिरफ्तारी हुई है. तो आप सरकार समर्थन कर रही है, जो वो इस बात को तो मैं नहीं मानता, लेकिन एक चीज मैं जानना चाहता हूं कि मैं इस पॉलिटिकल चीजों को मैं नहीं जानना चाहता. एवरीबॉडी नोज व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड द कर्टेन. We just want to know that what is your research, how to step it, how to stop it. Sir, see, me being a political party, me being a political party, what I can say is, the clear thing is, when the government is ruling, who said that Popular Front of India is a terrorist organization and SDPI is also supporting them, hence it is a wing of it. So as soon as we come to the power, we will ban SDPI and Popular Front of India. This is what they have told openly, and we have the records. And my question is, when you are in power, आपने अभी केंद्र में और राज्य में दोनों, कर्नाटक और दिल्ली, see, in center you are ruling, in Karnataka, the more.
लेकिन पवित्रन जी पहले सिमी भी यही काम करता था, सिमी को प्रतिबंधित कर दिया गया, बैन कर दिया गया, लेकिन गतिविधियां तो नहीं रुकी ना। नहीं, किसी ने भी किया, मैं इस पे नहीं जाता। सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया सिमी को, लेकिन फिर पीएफआई खड़ा हो गया। आज पीएफआई को बैन करेंगे, कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा। तो बैन करना कोई सॉल्यूशन तो नहीं है ना। आप गतिविधि को किस तरीके से रोकेंगे? You will have to, the first thing what you have to do is you will have to ban Popular Front of India and SDPI, and later on you have to make sure that nobody from the, you have the intelligence is the central government and the state government, they have to keep an eye and they have to see to it that the same people are not involved in any other activities. जब आप ये काम नहीं कर सकते, then what is the point of being in the center and state? Because the intelligence, the power is ठीक है, बैन पे आप बात करें, प्रतिबंध लगाया जाए, इस पे सब कोई चाहते हैं प्रतिबंध लगा, लेकिन जब तक सरकार प्रतिबंध नहीं लगा रही है, ब्लैंकेट बैन पहले भी करने की कोशिश की गई थी, लेकिन शायद कुछ तकनीकी कारण थे, कुछ टेक्निकल रीजन थे जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो पाया। कर्नाटक में हिजाब विवाद हुआ था, कर्नाटक से ही जी। Bharatiya Janata Party is, I do not know in which angle the media called them the saffron print, and I have denied before, and even now I am saying clearly that Hindu Mahasabha is a Hindu national political party. And when तो हिंदू महासभा क्या कर रही है? हिंदू मान लीजिए सरकार या बीजेपी की सरकार है वहां पर केंद्र में और राज्य में, लेकिन बैन नहीं कर रही है। आपको फ्रंट पे आप कह रहे हैं कि आप फ्रंट पे हैं और आप उसको फेस कर रहे हैं। रोकने के लिए हिंदू महासभा क्या कर रही है? क्या उसके पास कोई फार्मूला है जो कि सरकार से अलग है? या अगर सरकार फेल हो रही है तो हिंदू महासभा क्या करेगी? क्या सरकार का साथ देगी या उसके फेल का रोना रोती रहेगी? आपने भी कुछ करना चाहिए, आपकी भी जिम्मेदारी है, आप भी एक संगठन के रूप में वहां पे काम कर रहे हैं। तो आपके पास क्या फार्मूला है रोकने का? सरकार अगर फेल हो जाती है तो सामाजिक संगठनों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। सर, हम पहले बात मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, हम संगठन नहीं है, हिंदू महासभा इज अ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, तब तो आपकी जिम्मेदारी और भी ज्यादा है। इसलिए हम ऐसा काम कर रहे हैं, हम हिंदुओं के साथ खड़ा हो रहा है, जो सरकार नहीं हो रहा है। अभी कर्नाटक में 5 months back there was a murder which took place, and the victim was Harsha from Shivamogga. And what happened yesterday? The fresh news. Let me tell you, the accused who are in the jail, they talk to their relatives. The 11 members Muslim youth who were arrested, they talk to their relatives through video call. So what is the message you are sending? When Harsha was, sir, just give me a chance. When Harsha was murdered, it is the same Bharatiya Janata Party, they rode up and they went in queue and said that we will hang them. Now I am asking them what is the, I understand the technical reason, there is a पवित्रन जी, राजेश पवित्रन जी, ये चीजें मैं कह रहा हूँ, मैं सहमत हूँ, आई एम टोटली एग्री विद यू। लेकिन हम चाहते हैं और जो दर्शक हमें सुन रहे हैं वो चाहते हैं कि ये चीजें सब उनके सामने, हमने पहले भी कह दिया, राजस्थान में भी यही हुआ। हमारा सुनिए सर, एक मिनट सर, let me tell you, there are a lot of Hindu organizations, and this I am telling you, the ruling government, if we protest or if we pass any statement, they will be sent to jail. You tell me, without power, any organization, what can be done? ठीक है राजेश। Keeping this in mind, Hindu Mahasabha is doing all the strategy to contest in the elections so that the Hindu leaders are in power. ठीक है, लेकिन आप अगर पॉलिटिकल पार्टी हैं और आप अगर चुनाव लड़ने की इच्छा रख रहे हैं, अगर चुनाव लड़ने की प्लानिंग आपकी है, तो आपके पास पीएफआई से निपटने की स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए। मैं वही बार-बार आपसे पूछ रहा हूं, लेकिन आप उसमें बता नहीं पा रहे हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। आलोचना करने से तो केवल काम नहीं चलेगा ना, आलोचना करने की बात नहीं, हमें सॉल्यूशन भी चाहिए। हम समस्या केवल नहीं दिखाते, हम उसका समाधान भी करते हैं। फिलहाल राजेश पवित्रन जी, हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे साथ श्रवण कुमार जी हमारे साथ आएंगे और श्रवण कुमार जी के साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिर से एक बार मैं आपको बता दूं कि जो मसला पीएफआई का है वो बड़ा खतरनाक होता जा रहा है। भारत में जो स्थिति है और जो नुपुर शर्मा के बाद जिस तरह की घटनाएं लगातार देश में हो रही है, उन सभी घटनाओं से
एक ना एक कोई भी तार जो है वो पीएफआई के साथ जरूर जुड़ रहा है। और जुबैर की जब से ये गिरफ्तारी है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये इस मामले को, जो नुपुर का जो मामला है, इस मामले को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने का जो पूरा श्रेय है, या भारत को बदनाम करने का, और जो विदेश के, जो फॉरेन के फ्रंट पे देश को बदनाम करने की जो साजिश है, उसमें जुबैर का हाथ है। अल्ट जो है फैक्ट चेकर जो है उसका हाथ है, और उसी ने अपने नेटवर्क और अपने इकोसिस्टम के जरिए इस पूरे मसले को जो है विश्व के लेवल पे ला दिया। और 56 जो इस्लामिक देश हैं और कतर ने इसका विरोध किया, और उसके बाद से ये मामला जो है और भी बढ़ता गया, और एक के बाद एक जो है घटनाएं इसके कारण से होती जा रही है। हालांकि जुबैर को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। जुबैर जो है पुलिस हिरासत में है, पूछताछ की जा रही है, और उसके पूछताछ से जो खुलासे हो रहे हैं उसमें भी पीएफआई का नाम कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। हमने आपको पीएफआई के बारे में बताया कि किस तरीके से पीएफआई का जो मकड़जाल है वो पूरे देश में फैल चुका है। करीब 23 राज्य ऐसे हैं हमारे देश में जहां पर पीएफआई का कनेक्शन है, और उसके नेता जो हैं वो मिल करके देश में सांप्रदायिक माहौल जो है वो बिगाड़ना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा कराना चाहते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं पीएफआई का, हर एक मामले में पीएफआई का हाथ सामने आ रहा है। हमारे साथ वेदभूषण जी हैं, रिटायर्ड आईपीएस हैं, और इस तरीके के मसलों पे लगातार काम करते रहे, हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। वेदभूषण जी स्वागत है आपका। वेदभूषण जी स्वागत है आपका। आवाज आ रही है आपको? वेदभूषण जी क्या आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल मिल रही है, आपकी आवाज आ रही है। जी वेदभूषण जी, ये जो पूरा मसला है, नुपुर वाला मामला जो है, इस पूरे नुपुर के मामले, उसके बाद जो घटनाएं घट रही हैं, सारी घटनाओं में कहीं ना कहीं पीएफआई का नाम जो है खुल करके सामने आ गया है। क्या आपको लगता है कि अब समय आ गया है कि इस पे प्रतिबंध की बात तो हो ही रही है, प्रतिबंध लगाया जाए इस पे, लेकिन प्रतिबंध लगाने से केवल काम नहीं चलेगा, फिर से संगठन के नेटवर्क को तोड़ना है, नेटवर्क को प्रतिबंधित करना है, तो उसके लिए आपके पास क्या उपाय है? क्या आपको लगता है कि नेटवर्क को तोड़ना बहुत जरूरी है? नेटवर्क को तोड़ना भी जरूरी है और पीएफआई पर प्रतिबंध लगाना भी जरूरी है। जब सिमी को प्रतिबंध लगाया गया था तो काफी हद तक उन पर कंट्रोल इस तरह की चीजों पर हुआ था, और उसके बाद में इसका दूसरा रूप निकलकर जो पीएफआई आया है, अभी आपने देखा है अब तो बहुत सारे सबूत भी सरकार के पास में है, जो एविडेंसेस जिनके लिए जरूरत होती है इस तरह की चीजों की, तमाम जो अभी हैदराबाद से जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो चाहे वो अमरावती का या उदयपुर का मामला है, जो तमाम तरह की बातें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि जो इंस्टेंट मर्डर नहीं है कि तुरंत कोई गुस्से में आवेश में आके मर्डर किए गए, ये तमाम तरह की तैयारियों के साथ, प्लानिंग के साथ तमाम ये जाल बुना गया। ये तो केवल वो है जो सामने आ गए। आपको याद होगा बहुत सारे अखबारों के अंदर, आज मीडिया के अंदर आ रहा है कि बहुत सारे लोगों को जिन्होंने भी नुपुर शर्मा का समर्थन किया है, धमकी आ रही है। तो ये एक इंडिविजुअल एक्ट नहीं है, ये किसी संस्था का उसमें हाथ है, और पीएफआई सबसे आगे वाली संस्था है। बाकी जो बहुत सारे इनके संगठन है, इस्लामिक संगठन और सो कॉल्ड संगठन बने हुए हैं, उनका तो रोल है ही है, पर पीएफआई चूंकि फंडिंग करता है और इंटरनेशनल लेवल पर इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं। आपने याद होगा सीए एनआरसी में जहां शुरुआत हुई थी शाहीन बाग से, उसके मात्र 400 गज की दूरी पर दिल्ली का शाहीन बाग के पास ही उनका पीएफआई का ऑफिस था। इसी तरह यमुना पार में दंगों का नाम आया कि उसमें पीएफआई का रोल था। जहांगीरपुरी के अंदर जो दंगे हुए उसमें पीएफआई का नाम आया, और अब तो बिल्कुल क्लियर एविडेंस आ रहे हैं सरकार के पास में कि पीएफआई का इसमें बहुत बड़ा रोल था। और ये तमाम चीजें अब इन्वेस्टिगेशन की जब एनआईए कर रही है तो उनको जल्दी से जल्दी पूरा करके पीएफआई के लिंक को एक्सपोज करने की जरूरत है, और ना केवल प्रतिबंध लगाया, जैसा आपने कहा है कि इनको बिल्कुल एक लेसन दिया जाना चाहिए कि जिससे दोबारा इस तरह के संगठन हिंदुस्तान में ना पनप पाए। उनकी जड़ों को खोदना नहीं है बल्कि नेस्तनाबूद करना, हमेशा के लिए उनको खत्म कर देना है, जिससे कि पूरे एक हिंदुस्तान में मैसेज जाए कि यदि इस तरह के संगठन हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए ऐसी विघटनकारी ताकतों को यदि इस्तेमाल किया गया तो उनका जवाब इस तरह से दिया जाएगा जैसे यूपी में बुलडोजर से दिया जाता है, बुलडोजर बाबा और तमाम जो नाम। बिल्कुल वेदभूषण जी, दो चीजें हैं। पीएफआई जैसा संगठन जो है वो खुले तौर पे ये कहता है कि उनका एजेंडा है कि वो सरिया कानून जो है या सरिया की जो शिक्षा है वो इस्लामी जो स्टूडेंट हैं उसको दें, ताकि वो एक अच्छा मुसलमान बने, और अच्छा मुसलमान बने फिर उनका गजवाए हिंद का जो मसला है, गजवाए हिंद का जो एजेंडा है उस एजेंडे पे काम करें। और ये जो अपने एजेंडे पे काम करते हैं, इनको वित्तीय सहायता देने के लिए लोग हैं, चाहे इस्लाम हो चाहे क्रिश्चियनिटी हो, इनको वित्तीय सहायता देने के लिए बाहर से पैसे आते हैं, जो बाहर के जो इस्लामिक कंट्री हैं या जो क्रिश्चियन कंट्री है उनको पैसा मिलता है। लेकिन जो हिंदू संगठन है, जिस तरीके से अभी हिंदू महासभा के नेता राजेश पवित्रन से हमारी बात हो रही थी, बहुत सारे फ्रंट पे हिंदू संगठनों को जूझना पड़ता है। उसमें एक जो मुख्य जो फ्रंट है वो है पैसे की कमी, यानी वित्तीय मदद।
वित्तीय मदद जो है भारत में मंदिरों में जो दान या चढ़ावा चढ़ता है उससे इस तरीके के आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इस पर सरकार का नियंत्रण है। क्या आपको लगता है कि इस वित्तीय मदद के को भी जो है एक तरीके से जो है स्ट्रीमलाइन पे लाना चाहिए और जो संगठन इसके लिए काम करते हैं, हिंदू संगठन, उनको वित्तीय सहायता जो है वो मुहैया करवाई जाए, ताकि इस तरीके के लोग जो सिमी के लोग हैं, चाहे पीएफआई के लोग हैं, चाहे जो ईसाई मिशनरी जो पैसे के बल पर यहाँ कन्वर्जन कराती है और अपने एजेंडे को पूरा करती है, उनको रोकने के लिए उसी ताकत से हिंदू संगठन भी खड़ा हो और उसका मुकाबला ना करे केवल, बल्कि उनके काम को रोके भी और उसका जवाब भी दे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तमाम जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं जहाँ पर करोड़ों रुपए की दान राशि आती है, आपको पता है, नाम बताने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान के तमाम हर कॉर्नर पर बड़े बड़े मंदिर है जहाँ करोड़ों रुपया सोना और दुनिया भरी की जेवरात वहाँ पर दान के अंदर दिए जाते हैं। सरकार को जरूरत है कि हिंदू जो संगठन है उनको लिबरल तरीके से दें। जिस तरह से मिडिल ईस्ट के बहुत सारे कंट्रीज में जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, खासतौर से जो खाड़ी कंट्रीज कहलाते हैं, उनमें 3 तरह के पैसे वो लोग निकालते हैं, रकात और जकात नाम से हैं, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान में आता है और राजस्थान और दूसरे तमाम बड़े जो स्टेट्स हैं उनके अंदर जाता है। केवल मिसगाइड किया जाता है वहाँ मुस्लिम्स को, जो खाड़ी कंट्रीज के हैं, कि ये जो आप पैसा हमें दान में दे रहे हैं ये मुस्लिमों की तरक्की के लिए जाएगा, मुस्लिमों की एजुकेशन के लिए किया जाएगा। उनको झूठे वीडियो बनाकर वहाँ पर दिखाए जाते हैं कि राजस्थान में हम स्कूल चला रहे हैं, मुस्लिम के लिए मदरसा चला रहे हैं, उनकी तरक्की के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग अपना बहुत बड़ा हिस्सा धार्मिक कार्यों के लिए, अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए लगाते हैं। और यहाँ पर बड़े बड़े जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, जो मौलानाज हैं, उस पैसे को भीख मांगना ही है, वो रकात जो है उसमें एक तरह से भीख दी जाती है, वो भीख में लाते हैं और फिर यहाँ वो जिस तरह से अय्याशी करते हैं और उस पैसे का जिस तरह से मिसयूज किया जाता है, वो शायद उनके जो देने वाले हैं, जो दान करता है, मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं, क्योंकि वहाँ पर पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि वहाँ तो कुएं है, तो तेल का पैसा है, तो वहाँ बेशुमार दौलत है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वो लोग अक्सर दान करते रहे और उस पैसे का जिस तरह से यहाँ पर मौलाना इस्तेमाल करते रहे, ये कोई किसी से छिपी हुई बात नहीं है। ये बहुत बड़ा एक फंड का लाने का एक तरीका है कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज अपने मुस्लिम भाइयों की मदद करते हैं। वो मदद किस तरह से इस्तेमाल की जा रही है, वो देश के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। ये तो ठीक है, जो बाहर से जो पैसे आ रहे हैं, बाहर से जो मदद मिल रही है, उन मदद को तो बहुत हद तक भारत सरकार ने जो है प्रतिबंधित किया है। जो फॉरेन एनजीओ के जरिए आते थे विदेशों से पैसा, उसको नियंत्रण में लिया है, बहुत सारे फॉरेन अकाउंट्स बंद हुए। लेकिन भारत के भीतर जो लोग हैं जो इस तरह की गतिविधियों के लिए पैसे देते हैं, चंदा देते हैं, और इस तरीके के जो पैसे मिलते हैं उनका इस्तेमाल आतंक के लिए होता है, हिंदुओं के खिलाफ होता है, राष्ट्र के खिलाफ होता है, धर्म के खिलाफ होता है। क्या आपको लगता है कि अब जरूरत है कि देश के भीतर का जो नेटवर्क है उसकी पहचान की जाए और उसे तोड़ा जाए? बिल्कुल जरूरत है। जो इस तरह से पैसा, जो कलेक्शन पैसा होता है, जो बहुत सारे तरीके से पैसा कमाया जा रहा है, एक पर्टिकुलर एक ब्रांड बनाकर उसको कमाया जाता है। आपके चैनल पर कई बार उस पर मैं भी डिबेट पर रहा हूँ। जिस तरह से वहाँ पर एक हलाल करके एक चलाया जा रहा है, वहाँ पर मार्क करके चलाया जा रहा है, उसका पैसा जो है, काफी पैसा इन सब चीजों के अंदर डाइवर्ट किया जा रहा है। तो सरकार को कॉग्निजेंस लेनी चाहिए, तमाम इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि ये इतना बड़ा अमाउंट जो है किस तरह से वहाँ पर पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि वो तमाम देश विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये छिपी बात नहीं है, ये बिल्कुल एक एक्सपोज हो चुके हैं। इनको बिल्कुल एक्सपोज किया, बिल्कुल इनके ऊपर ऐसा मैसेज जाना चाहिए सरकार के द्वारा कि दोबारा इस तरह के पैसे से जो इकट्ठा किसी और पर्पज से किया जाता है उसको डाइवर्ट ना कर सकें। उसको ठीक है अपने मजहब की तरक्की के लिए, अपने धर्म की तरक्की के लिए, अपने लोगों को प्रमोट करने के लिए लगाएं, पर देश विरोधी गतिविधियों में उस पैसे का इस्तेमाल बिल्कुल देश विरोधी गतिविधियों में इस तरह के पैसे का इस्तेमाल नहीं हो, इसको रोकने के लिए उपाय किए जाना चाहिए। सरकार को ऐसे नेटवर्क की भी पहचान करनी चाहिए और बहुत हद तक ऐसे नेटवर्क की पहचान हो चुकी है और अब वो दिन बहुत नजदीक है जब पीएफआई पे ब्लैंकेट बैन लगाया जाए, न केवल राज्य सरकार की ओर से बल्कि केंद्र सरकार भी इस पर बैन लगाए ताकि इस तरह की गतिविधियां रुक सके। क्योंकि पीएफआई का नाम जो है भारत में होने वाले हर एक राष्ट्र विरोधी काम में, हर एक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में पीएफआई का नाम आ रहा है। और अभी जो नुपुर शर्मा विवाद के बाद से लगातार जो हिंसाएं हो रही है, गर्दन काटने की जो घटनाएं हो रही है, उसमें पीएफआई का नाम जिस तरीके से सामने आया है वो बड़ा विवादास्पद है। और अब ये समय आ गया है कि इसको आधार बनाकर पीएफआई पे पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।